अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ईआरपी वर्ल्ड। लास्ट सेशन में आज साहब डिस्कस करते रिपोर्ट्स के ऊपर, रिपोर्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के ऊपर, जैसे बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में उन्होंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन ब्रीफली उन्होंने डिस्कस उसके ऊपर नहीं किया था। उन्होंने जस्ट इंफॉर्मेशन दी थी रिपोर्ट्स के में कि ट्रायल बैलेंस क्या है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है और बैलेंस शीट क्या है। तो मैं आसिफ साहब से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आसिफ भाई थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रीफली आप जाएंगे। जो हमारे सुनने वाले हैं अकाउंटेंट्स हैं या स्कूल ऑनर्स हैं, उन्हें थोड़ा सा नॉलेजेबल कुछ चीज हो कि बेसिकली रिपोर्ट का पर्पस क्या है, बैलेंस शीट, इस बैलेंस शीट में और दूसरे सॉफ्टवेयर के बैलेंस शीट में डिफरेंस क्या है, चार्ट अकाउंट क्या होता है। ये थोड़ा सा ब्रीफली अगर डिस्कस कर रहे हैं आज। अस्सलाम वालेकुम जी जुबैर साहब, थैंक यू सो मच। लास्ट सेशन जो हमारा था उसमें हमने एक जनरल ओवरव्यू दिया था कि चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है, एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट किन चीज़ों के ऊपर बेस करती है और वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद जो है ना, वो ज़ाहिर बात है बैलेंस शीट और प्रॉफिट स्टेटमेंट है, और ये जो मेजर स्टेटमेंट्स होती हैं जिनके ऊपर जो है ना सारी डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। तो इसका सबसे जो इनिशियल लेवल है वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स का ही है कि जब वो एक स्ट्रक्चर हमारा डेवलप होता है, वो स्ट्रक्चर उसी की बेस के ऊपर आगे हमारे जितने लेजेस बन रहे होते हैं, ट्रायल बैलेंस और फिर आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं। तो मैं ये पिछला सेशन थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि हमारी बात जो ना वो पीछे जो जिन्होंने कोई लास्ट सेशन हमारा नहीं सुना होगा, तो वो इसमें थोड़ा सा इस चीज़ को वो गो थ्रू हो जाए उनको भी। तो उसमें यही है कि हमें बहुत ज़्यादा इसकी अर्जेंट ज़रूरत होती है इस चीज़ की, बहुत ज़्यादा नीड होती है, बहुत इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की कि हमारे अकाउंटेंट साहबान जो हैं वो चार्ट ऑफ अकाउंट समझ आ गया उनको। एंट्रीज में फ़र्क का पता चल गया कि बैंक पेमेंट बैंक रिसीट, कैश पेमेंट कैश रिसीट और जेवी है क्या, और इसमें फ़र्क उन्हें पता चल गया। और हेड्स, जो हमारे 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं फाइनेंशियल इसके अकाउंटिंग के, उन हेड्स के बारे में पता चल गया। इस तरह डेबिट क्रेडिट के बारे में पता चल रहा है। ये थोड़ा-सा नॉलेज अगर यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो जाए या हमारे वो ये सेशंस अटेंड कर लें, तो इंशाल्लाह वो इतना हो जाएँगे कि उनसे आगे मिस्टेक्स किसी किस्म की नहीं होंगी, और एक वो प्रॉपर अपने इस अकाउंटिंग चैनल को एक प्रॉपर वो जो है ना वो लेके साथ-साथ चल सकेंगे। तो इसमें मैं थोड़ा-सा फिर से एक रिव्यू दे देता हूँ कि जो चार्ट ऑफ अकाउंट है वो अगर एक अकाउंट्स वाला समझ जाता है उसको कि उसके हेड्स कौन-कौन से हैं। जैसा मैंने लास्ट अपनी डिस्कशन में बताया था कि इंटरटेनमेंट में एक इंटरटेनमेंट का हेड भी हो सकता है, और इंटरटेनमेंट में डायरेक्टर्स, पेरेंट्स, स्टाफ और जो टीचिंग स्टाफ है वो इन सब का अलग-अलग से भी हेड हो सकते हैं। तो एक अकाउंटेंट को पता होना चाहिए कि उसने जो एंट्री है वो किस मुतलका है, उसको पूरे उनके जो हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट के लेवल्स होते हैं उनका पता हो। लेवल से मुराद ये होती है कि चार्ट ऑफ अकाउंट में टॉप प्रायोरिटी पे हेड्स ऑफ अकाउंट्स आ रहे होते हैं, जिनको हम हेड्स ऑफ अकाउंट्स को 5 कैटेगराइज में डिफाइन करते हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें सबसे पहले एसेट्स है, फिर लाइबिलिटीज है, फिर कैपिटल और इक्विटी है, उसके बाद इनकम है, और उसके बाद एक्सपेंसेस है। तो जब एक अकाउंटेंट को इन 5 हेड्स के बारे में पता चल जाए, उनके लेवल्स के बारे में पता चल जाए, चार्ट ऑफ अकाउंट्स को वो अच्छी तरह समझ जाए, एंट्रीज के जो है ना एंट्रीज जो हैं वो हमारे जो जिसको हमने पहले बताया, कैश पेमेंट, बैंक पेमेंट वॉचर्स, कैश पेमेंट वॉचर्स, वॉचर्स टाइप्स का उसे पता चल जाए, तो फिर अकाउंटिंग बहुत ज्यादा उनके लिए मुश्किल नहीं है। ये कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है कि जिसको हजम ना किया जा सके, जिसको अंडरस्टैंड ना किया जा सके, या ऐसी चीज नहीं है कि जिसके लिए कोई बहुत ज्यादा प्रॉपर कोई जो है वो ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सेशंस लें, वो उसके बाद जो ना वो एक एक्सपीरियंस अकाउंट्स का जो पर्सन है उसकी तरह वो वर्किंग। लेकिन यहाँ पे गैप जरूर होएगा, जाहिर बात है, जो एजुकेटेड और बहुत ज्यादा जो एक जिसका एक्सपोजर ज्यादा है, जो जिसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत बहुत ज्यादा है, जाहिर बात है उनका मुकाबला तो ये लोग नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि स्कूल्स में बहुत ज्यादा टेक्निकल अकाउंट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए इतनी ज्यादा वो टेक्निकलिटीज उनको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। तो जितना हम यहाँ पे सिखा देंगे अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने एक स्कूल को, अपने इंस्टीट्यूट को बआसानी जो है ना वो चला सकता है। आसिफ भाई, जो हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि चार्ट ऑफ अकाउंट बेसिकली है क्या, तो उसमें तो आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ कर दी चार्ट अकाउंट बेसिकली है क्या। तो जो बेसिक्स हैं, मैं आपको कहूँगा तो भाई कि जो बेसिक्स आपने डिस्क्राइब की थी कि अकाउंटेंट को चार्ट अकाउंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए।
लेकिन एक कंफ्यूजन जो हम अक्सर डिस्कस कर रहे होते हैं अपने उस पे चैनल पे, डिस्कशन हमारी चल रही होती है कि अकाउंटेंट जो हमारे होते हैं फ्रेश होते हैं, जो बीए किया होता है जिन्होंने, या सिंपल एफए भी अक्सर हम देखते हैं कि अकाउंटेंट रख देते हैं, तो उनका तो बेसिकली अकाउंट का नॉलेज हो नहीं है, नहीं है बिल्कुल ही। तो वो अगर विदाउट ट्रेनिंग बैठ जाते तो उन्हें हम किस तरह चार्ट अकाउंट्स के बारे में नॉलेज देंगे, मतलब अपने सोशल मीडिया के थ्रू? कि प्रॉपर ट्रेनिंग तो हम फिजिकल ट्रेनिंग तो नहीं हो सकती, तो सोशल मीडिया से हम किस तरह कहेंगे चार्ट अकाउंट्स के बारे में जो बेसिक फोर चीजें हैं वो क्या होनी चाहिए? जी जी जुबैर साहब, हमारी लास्ट सेशन में भी सारी यही डिस्कशन थी। हमारा लास्ट सेशन वो सुन लें, और जो अब हम कंटिन्यू ये सेशन का जो एक सिलसिला हमारा स्टार्ट हुआ है पिछले सेशन से लेके और अब टिल जब तक हम अपनी बैलेंस शीट डिस्कस नहीं कर लेते, ये अगर वो प्रॉपर सुन लेते हैं तो इंशाल्लाह उनकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इसके साथ साथ वो हमारे सॉफ्टवेयर के चार्ट ऑफ अकाउंट्स अपने सामने रखने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी सामने रख लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको इधर से बहुत सारी, कोई 70-80% 90% उनका एरिया यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो वही मैं बात कर रहा था, मैं वही चीजें बता रहा था कि जब चार्ट ऑफ अकाउंट की तरफ आएंगे तो वहां पे तो किसी भी अकाउंट्स के लिए सबसे पहले मैंने बता दिया कि एंट्रीज की टाइप्स, वॉचर टाइप्स उसके लिए समझना जरूरी है। उसके बाद उसको चार्ट ऑफ अकाउंट्स को समझना जरूरी है। जब वो समझ जाएगा उसमें हेड्स क्या हैं, इसमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो है ना उसको समझने की जरूरत है कि 5 हमारी टाइप्स होती हैं मेन अकाउंट्स की। अकाउंटिंग के जो हेड्स होते हैं मेन वो 5 होते हैं, जिसमें एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, कैपिटल और इक्विटी है, इनकम है और एक्सपेंस है। इनका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है, ये है क्या। ये भी अगर नॉलेज उनके पास आ जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उनको जो ना वो मैक्सिमम एक्सपर्टीज हमारे इसी सेशन को लेने के बाद ही जो ना वो अंडरस्टैंड कर लेंगे चीज़ों को। तो देखें एसेट्स क्या है, एसेट्स और एक्सपेंस में बाज अकाउंट्स वाले जो हैं उनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता, डिफरेंस का नहीं अंदाजा होता कि इसमें डिफरेंस क्या है। इसका सिंपल सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, और को बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ना कोई टेक्निकल है जिसकी को समझ ना आए। देखें हर वो ऐसा आइटम जो आपके बिजनेस को 1 साल से ज्यादा क्या बेनिफिट दे रहा हो वो एसेट्स में जाता है। ठीक है, और जो आपको ड्यूरिंग द ईयर, जिस साल के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं उस साल के लिए वो सिर्फ बेनिफिट देता है, वो एक्सपेंस में जाता है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली कुछ एक्सपेंस कैटेगराइज किए होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस को उनकी लाइफ की बेस के ऊपर हमने डिफाइन करना होता है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं होता कि हर चीज आइटम में एसेट्स में फेंक दें या एसेट्स जो है वो एक्सपेंस में ले जाएं। ये मैनेजमेंट की अपनी एक डिसीजन मेकिंग है, अपनी एक उनकी प्लानिंग है, वो जिस तरह से चाहें वो इसको अपना मूव ऑन हो सकते हैं इन चीजों के ऊपर कि किस चीज को एसेट्स में लेके जाना है, किस चीज को एक्सपेंस में लेके जाना है। जनरली इसका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है कि अगर 1 साल से ज्यादा का बिजनेस को फायदा हो रहा हो किसी भी आइटम से जो आपने परचेज किया है, तो वो एसेट्स में जा रहा होता है, और जो 1 साल से कम है वो एक्सपेंस में जा रहा होता है। कुछ इसमें मैक्सिमम हेड्स इसमें डिफाइन कर दिए गए हैं। जैसे हम बताएं स्कूल की बात करें तो उसमें जो वाइट बोर्ड है, जो सॉफ्ट बोर्ड है, उसके अलावा जो फर्नीचर्स हैं, जो वो एडमन के फर्नीचर हैं या वो बच्चों के फर्नीचर्स हैं, जो भी स्विंग्स हो गए बच्चों के, जो इस तरह की चीजें हैं ये सारी, कंप्यूटर हो गया, या उसमें आपका कैमरास हो गए, सिक्योरिटी कैमरास हो गए, जो इस तरह की चीजें, ये सारी की सारी एसेट्स का पार्ट होती हैं। ये क्यों एसेट्स का पार्ट होती हैं? क्योंकि इनकी वजह से आप बिजनेस को, ये जो जितने भी आइटम्स हैं ये आपको आपके बिजनेस को 1 साल से ज्यादा का फायदा दे रहे हैं। किस तरह से दे रहे हैं? फर्ज करें मैं अब एक एक्सपेंस पकड़ता हूँ कि एक एक्सपेंस है, आपने इंटरटेनमेंट में आपने चाय मंगाई मेहमानों के लिए, उस चाय ने आपको 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट नहीं देना, वो एक बस उस टाइम वो एक्सपेंस किया और वो उसको यूज किया और वो कंज्यूमेबल में चली गई और खत्म हो गई। वो बिजनेस को बेनिफिट तो उसका जरूर हुआ है, वो चाहे जाहिर बात है, चाहे आप अपने स्टाफ को दे रहे हैं या विजिटर्स को दे रहे हैं या पेरेंट्स को दे रहे हैं, उसका बेनिफिट जरूर है, लेकिन वो उसी टाइम पीरियड के लिए बेनिफिट है उसका, वो उसने आगे नहीं चलना। लेकिन जो एक आपका टेबल है, वो टेबल आपका 1 साल से ज्यादा का नॉर्मली जो है ना वो हम इसको कंसिडर करते हैं। हर जो एसेट है उसकी डिफरेंट यूजफुल लाइफ है। जैसे कंप्यूटर की यूजफुल लाइफ को 3 साल के ऊपर डिफाइन कर रहे होते हैं कि ये 3 साल चलता है कंप्यूटर, 3 साल के बाद ये डी वैल्यू होना शुरू हो जाता है। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम इसको 3 साल ही रखें, इसको 30% के साथ ही हम इसको डिप्रिसिएट करें। अब यहाँ पे डिप्रिसिएट का एक मैंने वर्ड यूज किया, ये डिप्रिसिएशन होती है, इसको भी मैं आगे आगे समझा रहा हूँ डिटेल में कि ये डिप्रिसिएशन है क्या। तो जब हम लोग एसेट्स की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हर एसेट को उसकी यूजफुल लाइफ एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने डिफाइन की हुई है। जैसे फर्नीचर एंड फिक्सचर, जिसमें आपके जितने भी ये टेबल्स वगैरह और चेयर्स वगैरह आती हैं, इसकी 5 साल जो है ना लाइफ का, इसका कहा गया कि इसकी स्टैंडर्ड लाइफ जो है ना वो 5 साल रखें आप अपने बिजनेस के लिए। उसके बाद जो है ना ये
डी वैल्यू होना शुरू हो जाता है, बिजनेस के लिए यूजफुल नहीं रह जाता। इसको फिर या तो आपको इसको जो ना वो इसको दोबारा से इसको सेट करवाना पड़ता है, या आपको न्यू जो ना वो चेंज करना पड़ता है। तो लेकिन वो 5 साल से ज्यादा भी फायदा दे रहा होता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर हार्ड एंड फास्ट, जैसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने एक ट्रीटमेंट दे दिया, उन्होंने एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दिया है। आप उसमें कमी बेशी भी कर सकते हैं अपने बिजनेस की, जो उसकी नेचर है उसके हिसाब से, और जैसा आपका यूजेज है उसके हिसाब से आप उसकी लाइफ को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। इवन आपकी इनकम इनकम के ऊपर भी आप डिसीजन ले रहे होते हैं कि आपकी इनकम कैसी है। आप उस इनकम के ऊपर भी जो ना इसको डिसीजन ले रहे होते हैं कि आपने उस साल को उस एसेट्स को 1 साल के लिए कंसीडर करना है, उसको एक्सपेंस करना है 1 साल के अंदर अंदर, 4 साल के अंदर करना है, 5 साल के अंदर करना है, या आपने 10 साल के अंदर करना है। तो मैं आपको डिफरेंस समझा रहा था कि एसेट्स और एक्सपेंस में डिफरेंस क्या है। तो उसमें मेन यही होता है कि जो 1 साल से ज्यादा का आपके बिजनेस के लिए वैल्यूएबल होता है वो एसेट्स में जाता है, और बाकी जो ना एक्सपेंसेस में जाते हैं। अच्छा, एसेट्स में क्यों जा रहे होते हैं? एसेट्स में इसलिए जा रहे होते हैं, जैसे मैंने बताया टेबल आपको हो सकता है 10 साल आपके वो बिजनेस का पार्ट है, 10 साल आप उस टेबल से बेनिफिट ले रहे हैं, उस टेबल को प्रिंसिपल या एडमिन अकाउंटेंट या डायरेक्टर यूज कर रहा है, उसके ऊपर आपने पैसा तो लगाया वन टाइम, लेकिन वो 10 साल आपके ऑफिस में पड़ा रहता है। तो इसका मतलब ये है कि वो 10 साल आपको वो फायदा दे रहा है वो वाला टेबल। जब 10 साल बेनिफिट दे रहा है तो इसलिए उसको हम एसेट्स में लेके जाएंगे, एक्सपेंस में नहीं लेके जाएंगे। इसका एक और भी मैं व्यू पॉइंट आपको समझाता हूँ कि एक्सपेंस और एसेट्स का पर्पस क्या होता है। इसका पर्पस ये होता है कि जब आपने एक्सपेंस में लेके जाना है तो इसका मतलब आपने उसी टाइम ही उसको अपने जो आपका रेवेन्यू है या जो आपकी इनकम है उसमें से लेस कर देना है। अच्छा, यहाँ पे इनकम है, नेट इनकम नहीं कहूंगा, जो एक्सपेंस लेस होने के बाद है। ये इनकम वो है, अगर आपका स्कूल है तो जितनी आपकी फीस की कलेक्शन है, उस फीस की कलेक्शन उस पूरे साल के अंदर है, उसमें से जो ना उसको हम इनकम कह रहे हैं। ये नेट इनकम नहीं कह रहे। नेट इनकम होती है जब आप नेट इनकम या नेट प्रॉफिट कहते हैं, जब आप इनकम में से एक्सपेंस को लेस करते हैं तो जो वो उसका नेट होने के बाद बचता है उसको नेट इनकम या नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब आपने किसी भी चीज को एक्सपेंस आउट करना है तो वो आपकी इनकम में से लेस हो जाता है फौरन। अच्छा, जब आप एसेट्स में ले जाते हैं तो वो फौरन लेस नहीं होता। यहाँ पे ये एक कॉन्सेप्ट भी अपने माइंड में रखना है। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, लेकिन समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कि एसेट्स और एक्सपेंस में बेसिक फर्क तो मैंने बता दिया कि 1 साल से ज्यादा का जो फायदा दे रहा है वो एसेट्स में है, जो 1 साल के अंदर अंदर वो यूज हो जाता है तो वो जो ना एक्सपेंस हो जाता है। तो अच्छा, ऐसा भी नहीं है, इसको हम दूसरे एंगल से समझें तो ये है कि अगर उसी साल की इनकम के अगेंस्ट उसको लेस कर दिया जाए तो वो एक्सपेंस में है। अगर उसी साल की इनकम में से लेस ना किया जाए या उसको डिवाइड कर दिया जाए, उस अमाउंट को डिवाइड कर दिया जाए 5 सालों के अंदर, तो वो फिर जो है ना एक्सपेंस उतना पोर्शन जो डिवाइड होके आता है उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। कि एसेट्स हमारा 1 साल, एक एसेट हम जो लेते हैं, जो एक टेबल लेते हैं, अगर हम उसको कहते हैं कि 5 साल हमारे बिजनेस के लिए यूजफुल है। मैं इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझाता हूँ कि एक टेबल आपका 1 लाख रुपए का है। अब वो एसेट आपने बुक कर लिया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं कि 5 साल के अंदर आप इसको डिप्रिशिएट करें। डिप्रिशिएट करना क्या है, डिप्रिसिएशन क्या है, इसको डिप्रिसिएशन कहते हैं, या इसको जब जो ये काम कर रहे होते हैं इसको कहते हैं डिप्रिशिएट करना। इसका मकसद, इसका जो मीनिंग होता है वो ये है कि आपने अपनी इनकम के अगेंस्ट उतना एक्सपेंस लेस करना है। अगर हम उसको कहते हैं जी हमें बिजनेस के लिए ये 5 साल का बेनिफिट देगा, तो हमने उसको 5 सालों पे 1 लाख को डिवाइड करना है। वो 20,000 रुपए 1 साल का बनता है, तो 1 साल में आप उसका 5वां हिस्सा 20,000 रुपए एक्सपेंसेस में लेके जाएंगे। अगर हम उसको 3 साल रखते हैं तो 33,000 लमसम जो है ना अमाउंट जो बनती है 33,000.33, वो अमाउंट हम लेस करेंगे उस साल की इनकम में से। अगर हम 10 साल के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हर साल हम लोग उसकी डिप्रिसिएशन 10,000 डालेंगे। 10,000 डिप्रिसिएशन डालने का मतलब है कि हम अपनी उस इनकम जो हम पूरे साल में जनरेट कर रहे हैं उसमें से 10,000 हर साल लेस करेंगे, और 10 साल तक वो लेस होता रहेगा, क्योंकि उसने हमें 10 साल के लिए बिजनेस को फायदा देना होता है। तो ये एक बेसिक जो ना फर्क आएगा एक्सपेंस और एसेट्स में। तो ये अकाउंटेंट को मैंने इसीलिए इसको बार बार और ये इसको 4-5 बार रिपीट इसलिए किया है मुख्तलिफ एंगल से, ताकि अकाउंटेंट साहबान जो है ना वो अच्छी तरह समझ जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और भी बात कहूंगा कि हमारे इस सेशंस को सुनने के बाद अगर किसी की क्यूरी हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, तो वहाँ पे हमें हमारे चैनल के ऊपर वो कमेंट्स के ऊपर छोड़ सकता है। वहाँ पे हम उसको जो ना वो क्लियर अपना नंबर भी दे सकता है, हम रब्ता करके भी उनको जो ना ये अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है ना उन तक जो ना वो अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो उन तक डिलीवर कर देंगे। हम जो जो भी उनकी कंफ्यूजन है वो हम उसको सॉर्ट आउट कर देंगे।
तो अब एक्सपेंस एसेट्स और एक्सपेंस में हमने फर्क समझ लिया। अब हम चलते हैं इससे आगे अगले हेड में। जी जुबैर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप, जी या जी इससे आसिफ अगले भाई, हेड में हम मूव ऑन जी करें? जी आसिफ भाई, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपसे हमें बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, जो आपने बातें की हैं। ठीक, जो आपने बातें की हैं उसमें बड़ी नॉलेजेबल चीजें थी। अगर हमारे अकाउंटेंट इस सेशन को पूरा सुने, लास्ट सेशन किया था हम लोगों ने, अगर उसको भी और इस सेशन को पूरा सुने, दीप भाई मेरे से इत्तेफाक करेंगे कि अकाउंटेंट को आपने पूरी जो अकाउंटिंग फिगर थी ना, जो अकाउंटेंट की जॉब थी, वो आपने इस सेशन में पूरी उनकी जॉब को निचोड़ के रख दी है, तो जो बेसिक उनकी जॉब थी। तो आई डोंट थिंक सो कि अकाउंटेंट को अगर कहीं जाके ट्रेनिंग की जरूरत है, कहीं कुछ जरूरत है, जैसा आपने कहा कि हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, किसी को समझ नहीं आ रही है चीज, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताए, हम उनको पर्सनली उनसे कांटेक्ट करके उन्हें जहाँ चीजें उन्हें कंफ्यूजन है वो हम दूर भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आसिफ भाई, आप ना ऐसे सेशन हमारे साथ करते रहा करें, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन देते रहा करें साथ साथ, ताकि हमारे जो सेशंस हैं वो इंफॉर्मेटिव सेशंस भी हों, क्योंकि हमारे पास पर्पस जो है एजुकेशन प्रमोट करना है। तो नेक्स्ट सेशन तक हमें अच्छा, टाइम मिलेगा। अपने जुबैर भाई थोड़ा सा इसमें ना, मैं एडअप ये करना चाहूंगा। मैं कर रहा था, दरमियान में लाइन कट गई, कि जो असल में ईआरपी ने इससे समझना और आसान बना दिया है, जो आसिफ साहब कह रहे हैं वो मतलब बड़ी किसी नए बच्चे के लिए, किसी नए लड़के के लिए जरा स्किल गुफ्तगू है। तो उसे ईआरपी ने आसान बना दिया, यानी वर्किंग करनी अब आसान हो गई है। अगर किसी को समझ नहीं भी आ रहे ये वाले कॉन्सेप्ट, तो वो इस चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ वर्किंग बड़ी आसानी से कर सकता है, डाटा एंट्री बड़ी आसानी से कर सकता है। मतलब देखें ना, रिपोर्ट्स तो सारी ईआरपी में डिजाइंड हैं, वो ईआरपी ने देनी है। अब उसने सिर्फ वर्किंग करनी है, यानी एंट्रीज करनी है। अब एंट्री पुट करना उसे बहुत आसान हो गया है। एक तो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट पे कुछ ऐसे चेक्स लगाए हुए हैं कि एंट्री गलत नहीं हो सकती, बस थोड़ा सा लिहाज करना। जैसे आसिफ भाई फरमा रहे थे कि वो 5 बेसिक हेड है ना, तो बस उन हेड का अगर लिहाज करके एंट्री कर दी जाए तो बाकी सारी रिपोर्टिंग जो है वो तो ईआरपी ने डिजाइन कर देनी है। तो बस मैं इसमें ये ऐड करना चाह रहा था कि ईआरपी की वजह से बहुत जो एक्सट्रीम नॉलेज है वो ना भी हो, तो बंदा डाटा एंट्री में आसानी से फिट हो सकता है थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के बाद। जी दिन भाई सर, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आसिफ भाई ने बड़ा अच्छा उसको एक्सप्लेन किया। मैं अपने जो है ना लिसनर्स उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल को लाइक तो आप करते हैं, सब्सक्राइब भी जिन्होंने किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आगे शेयर करें, ताकि जो लोग हमें अभी नहीं सुन पा रहे हैं वो भी हमें सुने, हमारी गुफ्तगू को सुने, उन्हें भी फायदा हो। क्योंकि हमारा पर्पज ये है कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना। इसी के साथ हम इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट सेशन के लिए हमें इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।